वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में, इसके पिछली वाली क्लास में हमने यंग के द्विस्लिट प्रयोग की रचना, उसका डायग्राम पढ़ा था। आज हम उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि चमकीली फ्रिंज किस प्रकार से प्राप्त होगी और काली फ्रिंज किस प्रकार से प्राप्त होगी। तो उस डायग्राम को एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि उसकी हमें व्याख्या करनी है। तो देखें, ये प्रीवियस डायग्राम हमारा था कि इसमें क्या होता है, एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत होता है। ये एस जहाँ लिखा हुआ है, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, और इस एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के सामने लकड़ी का एक गत्ता लगा दिया जाता है। लकड़ी का एक गत्ता लगा दिया जाता है जिस पर इस एस से समान दूरी पर दो छिद्र, एस से समान दूरी पर दो छिद्र S1 व S2 ले लिए जाते हैं। इस गत्ते के सामने या कुछ दूरी पर एक पर्दा ले लिया जाता है जिस पर व्यतिकरण फ्रिंजों को देखा जाता है। ये हमने रचना में लिखा था। अब एस एक वर्णीय प्रकाश, एस स्रोत जो है, ये एस यहाँ से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत डाला जाता है। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत यहाँ तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तो ये जैसे ही प्रकाश स्रोत डाल रहे हैं, ये गत्ते पर पड़ेगा, तो पड़ते ही यहाँ पर S1 S2 पर जाकर ये दो भागों में विभाजित हो जाता है। दो भागों में विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ से भी नए ये दो S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लग जाते हैं, और यहाँ से द्वितीयक तरंगाग्र उत्सर्जित होने लगता है। प्रारंभिक तो ये था, और यहाँ से दूसरे पे गिरा, यहाँ से निकला, तो द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा, और ये जो तरंगिकाएं हैं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएंगी। तो ये द्वितीयक तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है, और ये भी द्वितीयक तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ता है। तो तरंग जो चलती है वो श्रृंग एवं गट के रूप में आगे बढ़ती है। श्रृंग और गट मतलब ये जैसे तरंग चल रही है, तो ये वाला भाग श्रृंग कहलाता है, उभार वाला, और नीचे जो जाता है ये गट कहलाता है। तो तरंग किसमें चलती है, श्रृंग और गट के रूप में। ये तो श्रृंग है ये वाला भाग, और ये होता है गट। तो श्रृंग को हमने, जो इसमें तरंग चल रही है, श्रृंग को हमने डार्क लाइन से बता रखा है, पूरी ब्लैक लाइन से, और जो गट है, गट को हमने डॉटेड लाइन से बता रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अब श्रृंग और गट के रूप में आगे बढ़ रही है तरंगे। तो ये बनाने के लिए पिछले क्लास में बताते कैसे बनाएंगे। यहाँ से हमने प्रकार का चाप खोला, चाप खोलकर हम यहाँ पर रखते हैं S1 पर, और यहाँ से, क्योंकि बस ये मिड सेंटर से दूरियां समान होनी चाहिए, ये दूरी, क्योंकि यहाँ से नापोगे दूरी भी समान आ जाएगी, दूरी भी समान आ जाएगी। तो यहाँ से इसके, यहाँ से जो लाइन आ रही है, यहाँ देखकर यहाँ से 2 सेंटीमीटर पे एक बिंदु लगा लो, और इधर भी नीचे भी 2 सेंटीमीटर बिंदु लगा लो, तो उसकी दूरी दोनों की क्या रहेगी, समान रहेगी। फिर हमने 2 सेंटीमीटर का चाप खोला, कितना भी खोल सकते हैं, खोलकर हमने एक श्रृंग के रूप में इस तरह को बना दिया, और चाप घुमा दिया, इस प्रकार से रखा, और इस प्रकार से चाप घुमा दिया। अब यही चाप जो है, यही चाप S2 पर रखा और घुमा दिया। अब हम चाप को बढ़ा लेते हैं, ये तो हो गया श्रृंग। अब गट के रूप में वापस उसमें 2 सेंटीमीटर का गैप दिया, हमने दूसरा चाप घुमाया, डॉट 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 डॉट। अब डॉट डॉट लगाते हुए उस चाप को घुमाएंगे यहाँ पर, तो ये वाला डॉट डॉट वाला चाप आ गया। ऐसे उसी चाप को रखकर डॉट 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 S2 से घुमाएंगे। इस प्रकार S1 S2 में चलती रहेगी, एक लाइन तो डार्क और एक लाइन डॉटेड, एक लाइन डार्क एक लाइन डॉटेड। जो प्रक्रिया अपनाएंगे वही साथ के साथ इस पर अपनानी। जहां पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिलेगा, जहां पर पहली तरंग का श्रृंग मतलब डार्क लाइन डार्क से मिलेगी, या डॉटेड लाइन डॉटेड से मिलेगी। श्रृंग बोल रहा हूं मतलब डार्क लाइन डार्क से मिल रही है, गट बोल रहा हूं मतलब डॉटेड लाइन डॉटेड से मिल रही है। तो जहां पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिलता है, या पहली तरंग का गट दूसरी तरंग के गट से मिलता है, ये पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिलता है, या पहली तरंग का गट दूसरी तरंग के गट से मिलता है। यहाँ पर हम खाली गोले बना देते हैं, और ये खाली गोले तो यहाँ पर जहां पर मिलेगा, तो ये मिलेंगे, वहां पर समपोषी व्यतिकरण की घटना घटेगी। जहां पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिलता है, या पहली तरंग का गट दूसरी तरंग के गट से मिलता है, तो यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। कौन सी व्यतिकरण की, समपोषी व्यतिकरण की घटना घटेगी, जहां पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से मिलेगा, मतलब डार्क लाइन डार्क से मिलेगी। पहली तरंग का गट दूसरी तरंग के गट से मिलेगा, मतलब डॉटेड लाइन डॉटेड से मिलेगी। तो यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण की घटना घटती है। इनको हमने खाली गोलों से प्रदर्शित कर दिया है, जहां पर क्रॉस कर भी खाली गोले लगा दिए। अब जहां पहली तरंग का श्रृंग, दूसरी कंडीशन, जहां पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गट से मिलता है, यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण की घटना घटती है। कौन सी व्यतिकरण की, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण की घटना घटती है। और इन गोलों को जहां पर क्रॉस हुआ है वहां पर मैंने डार्क गोले कर दिए। अब इन खाली गोलों को मिलाते हुए रेखा खींचूंगा, तो पर्दे के जिस स्थान पर मिलेंगी
वहां पर चमकीली फ्रिंज बनेगी। कौन सी? चमकीली फ्रिंज बनती है। और जहां पर डार्क गोलों को, जैसे भी डार्क डार्क गोले आएंगी, उनको मिलाते हुए पर्दे के जिस स्थान पर मिलेगी वहां पर ब्लैक फ्रिंजे बनेगी, काली फ्रिंजे बनती है। तो ये हो गया हमारे चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज। और हम जानते हैं पर्दे पर एकांतर क्रम में चमकीली और काली फ्रिंजें मिलती है। तो यहाँ देखें हम, ये हमेशा मध्य फ्रिंज हमेशा क्या होती है? चमकीली। तो देखो ये सेंटर पॉइंट, ये डार्क डार्क से मिल रही है खाली गोला, ये डॉटेड डॉटेड से मिल रही है खाली गोला, और ये डार्क डार्क से मिल रही है खाली गोला। इसको मिलाते हुए मैंने पर्दे के जिस पर जाया, ये रेखा मिला दी मैंने खाली गोला वाली, तो ये मिड सेंटर में जा रही है, ये पर्दे के जिस बिंदु पर मिल रही है वहां पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। उसके बाद फिर ये काले गोलों को मिला दिया, मतलब श्रृंग और गर्त मिल रहे हैं, तो डार्क गोलों को मिलाया तो काली फ्रिंज, फिर ऐसे वापस काली गोले। तो एकांतर क्रम में पहले चमकीली फिर काली, फिर चमकीली फिर इसके बाद काली आएगी, फिर चमकीली आएगी, ऐसे आएगी। वही प्रकार इधर से चलेगा। तो ये हमारा पूरा इसकी व्याख्या थी। अब इस व्याख्या को हमें लिखना है। तो यह मैं प्रीवियस क्लास में आपको समझा चुका था, लेकिन अब अपन को इसकी केवल व्याख्या करनी है, थ्योरी लिखनी है। तो वही लिखना है, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से तरंगांग उत्सर्जित होते हैं तो ये कहां जाते हैं? S1 S2 पर पहुंचकर विभाजित हो जाते हैं। तो लिखें, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से, ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से तरंगाग्र, जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से तरंगाग्र उत्सर्जित तरंगाग्र उत्सर्जित होता है, और क्या होता है तब ये S1 S2 पर पहुंचकर दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब एक वर्णीय प्रकाश स्रोत S से तरंगाग्र उत्सर्जित होता है तथा यह तरंगाग्र S1 व S2 पर पहुंचकर, भाई यहां से चलेगा तो आगे बढ़ेगा, कहां पहुंचेगा? S1 व S2 पर, तथा यह तरंगाग्र S1 व S2 पर पहुंचकर S1 व S2 पर पहुंचकर क्या हो जाता है? विभाजित हो जाएगा, पहुंचकर विभाजित हो जाता है, तथा गत्ते के यह छिद्र S1 व S2 इसकी तरह S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं, तथा यह तरंगाग्र S1 व S2 पर पहुंचकर विभाजित S2 पर पहुंचकर विभाजित हो जाता है। मतलब ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से क्या हुआ? तरंगाग्र उत्सर्जित हुए, और कहां पर? S1 S2 पर पहुंचकर क्या हो गए? विभाजित हो गए। यह छिद्र जो होते हैं, गत्ते के यह छिद्र कौन से? S1 व S2, गत्ते के यह छिद्र S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति
नए प्रकाश स्रोत की भांति, नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करने लगते हैं। नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करने लगते हैं, कार्य, मतलब यहां से एक वर्णीय प्रकाश चला, तरंगाग्र के रूप में उत्सर्जित हुआ, गत्ते के छिद्र S1 S2 पर जाकर विभाजित हो गया। जब विभाजित हो गया तो ये S1 S2 जो छिद्र हैं ये नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं। S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका है, मतलब S1 S2 से S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगाग्र क्या कहलाएंगे। अब यहाँ तो प्रारंभिक तरंगाग्र था, अब यहाँ द्वितीयक स्रोत हो गया तो द्वितीय तरंगाग्र कहलाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, S1 S2 से उत्सर्जित तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। S1 व S2 से S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगाग्र, S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। ये प्रारंभिक तरंगाग्र था, अब ये द्वितीय स्रोत से चल रहे तो द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है, तथा इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं क्या कहलाएगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती, तथा इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं तथा इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं क्या कहलाती है, तथा इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। जब द्वितीयक स्रोत से उत्सर्जित तरंगाग्र द्वितीयक तरंगाग्र हो गया और इनसे उत्सर्जित तरंगिकाएं क्या होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती हैं। अब क्या हो गया, S1 S2 से उत्सर्जित तरंगिकाओं को वृत्तीय चापों से, मतलब ये S1 S2 से जो उत्सर्जित तरंगिकाएं इसको वृत्ताकार चाप के रूप में प्रदर्शित कर रखा है। यहाँ लिखेंगे हम S1 व S2 से उत्सर्जित तरंगिकाएं, S1 S2 से उत्सर्जित तरंगिकाएं या तरंगिकाओं, S1 S2 से उत्सर्जित तरंगिकाओं को वृत्तीय चापों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वृत्तीय चापों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। वृत्तीय चापों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जो डायग्राम है वही हम लिखते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं करना है, डायग्राम समझ में आना चाहिए, बाकी इसी की थ्योरी हम लिख रहे हैं। वृत्तीय S1 S2 से उत्सर्जित तरंगिकाओं को वृत्तीय चापों द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है या वृत्तीय चापों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बात एक ही, इसमें सतत वृत्तीय चाप, जो सतत, ये सतत मतलब लगातार ब्रेक है, इसमें सतत वृत्तीय चाप को तरंग का श्रृंग क्या कहते हैं,
का श्रृंग या तरंग के श्रृंग को प्रदर्शित करता है। और विच्छिन्न, इसमें सतत वृत्तीय चाप, इसमें सतत वृत्तीय चाप तरंग, तरंग के श्रृंग, तरंग के श्रृंग को तथा विच्छिन्न मतलब डॉटेड, तथा विच्छिन्न मतलब डॉटेड, डॉटेड विच्छिन्न वृत्तीय चाप तरंग के गर्त को प्रदर्शित, तरंग के गर्त को प्रदर्शित करते हैं। वही चीजें जो मैं आपको अभी समझा चुका हूं, इसको लिखाने से पहले ये जो डार्क लाइन है ये तो सतत हो गया, मतलब कहीं से ब्रेक नहीं है, इसमें सतत है। तो सतत जो वृत्तीय चाप है तरंग के श्रृंग को बताते हैं, और जो विच्छिन्न वृत्तीय चाप है मतलब ये सतत वृत्तीय चाप जो है ये सतत चाप जो है तरंग के श्रृंग को, तथा विच्छिन्न जो चाप है ये चाप तरंग के गर्त को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें हो गया। अब आगे ये तो लिख लिया हमने, प्रदर्शित करते हैं जिन स्थानों पर एक तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग भाग से या एक तरंग का गर्त मतलब डार्क लाइन डार्क से या डॉटेड लाइन डॉटेड से मिलती है। जिस भाग पर आगे लिखेंगे अब इसमें जिस भाग या जिन स्थानों पर, जिन स्थानों पर पहली तरंग का श्रृंग भाग, जिन स्थानों पर पहली तरंग का श्रृंग भाग दूसरी तरंग की श्रृंग भाग से, जिन स्थानों पर पहली तरंग का श्रृंग भाग दूसरी तरंग के श्रृंग भाग से तथा पहली तरंग का गर्त भाग दूसरी तरंग के गर्त भाग से मिलता है। ये हमने श्रृंग और गर्त ऊपर स्पष्ट कर दिए, किनको श्रृंग कहते हैं, किसको गर्त कहते हैं। यहाँ पर पहली तरंग का श्रृंग भाग दूसरी तरंग के श्रृंग भाग से तथा पहली तरंग का गर्त भाग दूसरी तरंग के गर्त भाग से मिलता है, तो उन स्थानों पर समपोषी व्यतिकरण की घटना क्या होती है, तो उन स्थानों पर समपोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है या समपोषी व्यतिकरण घटना को प्रदर्शित करते हैं। तो उन स्थानों पर
समकोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है। घटित होती है। तो उन स्थानों पर क्या होती है, समकोषी व्यतिकरण की घटना घटित होती है, जहां पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के श्रृंग से, या पहली तरंग का गर्त दूसरी तरंग की गर्त से मिलता है। और इसको किसमें प्रदर्शित करके हमने, इसे चित्र में कौन से गोले, ये चित्र में देखो खाली गोलों से, इन्हें चित्र में खाली गोलों से प्रदर्शित किया गया है। इन्हें चित्र में खाली गोलों, इन्हें चित्र में खाली गोलों, मतलब ये खाली गोले, ये वाले, ये जहां डार्क लाइन से मिल रही है, ये वाले खाली गोले, जैसे ये डार्क लाइन डार्क से मिली, डॉटेड लाइन डॉटेड से मिली, तो यहाँ पर हमने खाली गोला बना रखा है। ये इनको चित्र में हमने किससे प्रदर्शित कर रखा है, खाली गोलों से। तो ये वाले गोले, ये खाली गोला, ये खाली गोला, इसे हमने चित्र में खाली गोलों से, जहां मिलती है तो डार्क है, इन्हें हमने चित्र में खाली गोलों से प्रदर्शित किया है। इन्हें चित्र में खाली गोलों से प्रदर्शित किया गया है। ये तो हो गया जहां श्रृंग श्रृंग से मिलता हो और गर्त गर्त से मिलता हो। अब हम आगे लिखते हैं, तथा जिन स्थानों पर एक तरंग का श्रृंग तथा जिन स्थानों पर पहली तरंग का श्रृंग तथा जिन स्थानों पर पहली तरंग का श्रृंग तथा जिन स्थानों पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त, पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त भाग से मिलता है, गर्त भाग से मिलता है, तो उन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण, तो उन स्थानों पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण की घटना क्या होती है, संपन्न होती है, से मिलता है। तो उन स्थानों पर विनाशी, तो उन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण तो उन स्थानों पर विनाशी व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है। तो उन स्थानों पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है, जहां पर पहली तरंग का श्रृंग दूसरी तरंग के गर्त से मिलता है, तो वहां पर विनाशी व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है। अब इन्हें चित्र में किससे प्रदर्शित कर रखा है, ये जो डार्क गोले हैं, काले गोले हैं, इनसे प्रदर्शित कर रखा है। इन्हें चित्र में
चित्र में काले गोलों काले गोलों इन्हें चित्र में काले गोलों मतलब ये डार्क जो गोले हैं ये हमने इन्हें चित्र में काले गोलों से प्रदर्शित किया गया है। तो कहां पर आ गया, मतलब जहां पहली तरंग का शंख दूसरी तरंग के गर्त से वाला डॉटेड लाइन से मिलेगी तो यहाँ पर कौन सा गोला लगेगा, ब्लैक गोला लगाया है। और पहले आपने पढ़ा था इससे पहले ये शंख शंख से या गर्त से मिल रहा है वहां खाली गोले बनाए। तो दोनों में अंतर ये यहाँ पर शंख से मिल रहा है तो खाली गोला, गर्त से मिल रहा है तो खाली गोला, जहां पर मिलान बिंदु है। और जहां पर पहली तरंग का शंख दूसरी तरंग के गर्त से मिल रहा है जो कि सब बता रखा है वहां पर ब्लैक गोला इससे प्रदर्शित कर रखा है। ये सब अपन चित्र में समझ चुके हैं पहले, केवल उसकी थ्योरी लिख रहे हैं। अब जहां पर हम खाली गोलों को मिलाते हुए आगे रेखा खींचेंगे तो पर्दे के जिस स्थान पर जाकर बनेगी मिलेगी ये वहां पर चमकीली फ्रिंज मिलेगी। और जहां काले गोलों को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो पर्दे के जिस स्थान पर चित्र बनेगा वो काले फ्रिंज का बनेगा। मतलब ये हो गया कि काले गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के जिस बिंदु पर मिलेगी, काले गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के जिस बिंदु पर पहुंचती है उस स्थान पर अदीप्त मतलब काली फ्रिंज बनती है। और खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के जिस बिंदु पर पहुंचती है वहां पर कौन सी चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है। तो अब इसको भी हम आगे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसमें हम, खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा, पहले खाली को लिख लो, पैराग्राफ चेंज करो, इसके बाद खाली गोलों खाली गोलों को खाली गोले हमने यहां लिखे रखे हैं, ये खाली गोले मतलब यहां पर स्पष्ट हो रहा है ऊपर, खाली गोलों को मिलाने वाली खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के जिस बिंदु पर पहुंचती है, खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा, ये खाली गोल अंडरलाइन कर देना इसको, खाली गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के जिस स्थान पर पहुंचती है उस स्थान पर दीप्त, जिसको हम बोलते हैं चमकीली, उस स्थान पर दीप्त क्वेश्चन में कर सकते हो चमकीली, उस स्थान पर दीप्त क्वेश्चन में क्या लिख देंगे हम, चमकीली क्या मिलती है, फ्रिंज। उस स्थान पर दीप्त या मतलब क्या लिख सकते हो उसको, चमकीली, या तो दीप्त लिख दो या चमकीली लिख लो, तो मैंने दोनों ही लिखते हैं। दीप्त क्वेश्चन में चमकीली फ्रिंज बनती है, यहां अंडरलाइन कर लो, दीप्त चमकीली जो तुम्हें पता रहेगा। तो दीप्त चमकीली फ्रिंजें फ्रिंजें बनती है। यह तो हो गया खाली गोलों के लिए। अब इसकी जगह खाली गोला देखो, यहाँ पर मैंने ये मध्य बिंदु ले लो, खाली गोला जिसको मिलाया, ये खाली गोला जा रहा है, इसको मिलाया तो चमकीली फ्रिंज मिल रही है, चमकीली मतलब दीप्त। फिर जब डार्क गोले मिलाएंगे वहां पर काली फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज बनेगी। इसी प्रकार से हम आगे लिख सकते हैं कि काले गोलों को काले गोलों को मिलाने वाली
काले गोलों को मिलाने वाली, काले गोलों को मिलाने वाली रेखा, काले गोलों को मिलाने वाली रेखा पर्दे के जिस स्थान पर, पर्दे के जिस स्थान पहुंचती है, पर्दे के जिस स्थान पर पहुंचती है पर्दे के जिस स्थान पर पहुंचती है उस स्थान पर अदीप्त, उस स्थान पर जो काले गोले हैं तो काले गोले में क्या बनेगी, अदीप्त। उस स्थान पर अदीप्त, क्वेश्चन कर दो, काली, अदीप्त फ्रिंजिंग, अदीप्त फ्रिंजिंग बनती है। तो जहां पर खाली गोले पर्दे के जिस स्थान पर मिलेंगे, खाली गोलों को मिलाने रेखा पर्दे के जिस स्थान पर पहुंचती है वहां पर तो दीप्त, और काले गोले मिलाने वाली रेखा पर्दे के स्थान पर पहुंचेगी वहां पर काली फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज बनती है। तो इस प्रकार के द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्रयोग के रूप में समझाया जा सकता है। तो आगे लिख सकते हैं हम, इस प्रकार यंग के द्विस्लिट, इस प्रकार यंग के द्विस्लिट प्रयोग, इस प्रकार यंग के द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा व्यतिकरण की घटना संपन्न होती है, या घटना द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्रयोग के रूप में समझाया जा सकता है। इस प्रकार यंग के द्विस्लिट प्रयोग के द्वारा व्यतिकरण की घटना को प्रयोगात्मक रूप से समझाया जा सकता है। तो ये हो गई इसकी व्याख्या। अब हम इस यंग के द्विस्लिट प्रयोग की अगली जो क्लास है हमारी उसमें जो होगा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से हम व्यतिकरण फ्रिंजों का मतलब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे। जो व्यतिकरण फ्रिंज मिलेगी उसे फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे और तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हर एक का साल छोड़ के टॉपिक आता रहता है बोर्ड में, कभी लगातार 2-2 साल भी आता है, आ चुका है बोर्ड में कितनी बार, और एक साल का गैप भी लग जाता है और आ जाता है। साल नहीं आया है तो अगले साल इसके चांस बनते हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यंग के द्विस्लिट प्रयोग की सहायता से फ्रिंज चौड़ाई तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आज क्लास में एंड ऑफ करेंगे। धन्यवाद।